गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास में जो हम कल कंटिन्यू कर रहे थे टॉपिक, उसी के हम थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे पास में बाकी रह गए थे, हम उनका डिस्कशन करेंगे और आगे का डिस्कशन हम चालू करते हैं। तो हमारे पास में बिना किसी टाइम वेस्ट पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं आपके पास में। दोनों प्रॉब्लम्स इंडियन एयरफोर्स में पूछी गई हैं, ये हमारे पास में फ्रिक्शन की। ठीक है सर। ये एक प्रॉब्लम 2009 में पूछी गई थी और यही सेम प्रॉब्लम इसी को 2013 में पूछा गया था। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। और एक क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है कंसेप्ट के तौर पे, एक यहाँ पे बात लिखी हुई है। इसमें दो केसेस होते हैं, दोनों का स्टडी करेंगे। ये जो कंसेप्ट है मेरे पास में, इस कंसेप्ट को मेरे पास में 2008, 2012, मेरे पास में 2015 और 2017 में लगातार इंडियन एयरफोर्स में ये मेरे पास में पूछा गया है। तो अब इस पे बात करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, देखिएगा ये है। इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। तो हमेशा पहला ही हम करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है इस बार। तो अब ये 5 kg का है, मेरे को क्या निकालना है, फाइंड टेंशन इन फॉलोइंग कंडीशन व्हेन, हमारे पास में व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। किसमें हो मेरे पास में, इक्विलिब्रियम में हो। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे रखा है। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे रखा है, तो ये 5 है, तो ये इसका 5g तो कहाँ लग जाएगा, नीचे की तरफ लग जाएगा बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका ये वाला इधर वाला कंपोनेंट कितना होता है मेरे पास में, 5g साइन थीटा। कितना होता है, 5g साइन थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है मेरे पास में कितना होता है, 5g cos थीटा। तो मेरे पास में नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे खुद। नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास में n इज इक्वल टू कितनी आ गई, 5g cos थीटा। ये मेरे पास में नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म, लॉक कर दे। चलो, तो ये 5g cos थीटा मेरे पास में नॉर्मल रिएक्शन आ गई। यहां से ये टेंशन आ रहा है, ये टेंशन हो जाएगा। और इसी का अपोजिशन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया मेरे पास में। तो मैं फोर्स इक्वेशन लिखूं यहां से। फोर्स इक्वेशन देखिएगा मेरे पास में, फोर्स इक्वेशन कितनी हो जाएगी मेरे पास में, फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स प्लस टेंशन। अब मेरे पास में फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स मिल जाए तो मेरे पास में फोर्स कितना लग रहा है, 5g साइन थीटा। तो F टोटल फोर्स कितना हो गया, 5 इंटू 10 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 से देखिएगा हमारे पास में 5, इसको आप फटाफट सॉल्व कीजिएगा तो मेरे पास में 25 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 25 न्यूटन। वहीं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, म्यू एन। तो मेरे पास में म्यू कितना दे रखा है, F इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय एन कितना दे रखा है मेरे को, हमारे पास में 5 10 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो ये कैंसिल हो गए मेरे पास में 5 टाइम्स। ठीक है, 25 4 100 पॉइंट हटाऊंगा तो 10 √3 आ गया मेरे पास में। कितना आ गया, 10√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.7 यानी 17.3 के समथिंग न्यूटन। इतना फोर्स हो गया। तो मेरे पास में क्या पता चला, द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा है तो वो इसमें मोशन में होगा। तो इसको बराबर करने के लिए हमारे पास में कितना हो जाएगा कि 25 माइनस 7.3 इज इक्वल्स टू टेंशन। तो टेंशन कितना आ गया हमारे पास में, 25 में से 7.3 हटाओ, हटाओ बेटा जी, कितना आ रहा है हमारे पास में, कितना आ जाएगा 7.7 न्यूटन। इतना क्या आ जाएगा हमारे पास में, टेंशन आ जाएगा। आ गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ये ऊपर वाला। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पूरा का पूरा आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास में क्या आता है, मूविंग कंडीशन बॉक्स के लिए हम बात करेंगे। जब वो जस्ट मूव करना हो, चालू हो जाए। जस्ट मूव का मतलब वो जस्ट आपके पास में इस फोर्स के बाद में वो क्या करने लग जाएगा, उसके अंदर फोर्स का मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो हमारे पास में देखिएगा, यहां से ये एक ब्लॉक में ज्यूम करता हूं, उसमें मैं 2 डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूं। कितने डायरेक्शन में, ये m मास है,
इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग सकता है, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है। एक मेरे पास में किस डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, हमारे पास में एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एम मास है, इसको इधर की तरफ खींच लिया जाए एफ, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल मेरे पास में कितना है थीटा, ये एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों में से मैं एक केस ले रहा हूं, तो ये फर्स्ट केस इस बार, इसमें फर्स्ट वाला ले लेते हैं, फर्स्ट वाले की बात करेंगे हम लोग। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे पास में कंसेप्ट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, बता दो भाई, कोई दिक्कत हो तो। चलो, तो ये मेरे पास में हो गया, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां से अगले की बात करते हैं। हमारे पास में अगला क्या होगा उसका डिस्कशन करेंगे हमारे पास में, देखिएगा। अब यहां से फर्स्ट केस लेके चलते हैं हम लोग, हमारे पास में ये जो फर्स्ट केस है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास में देखिएगा, ये यहां पे एम मास था, इस पे ये एफ फोर्स लग रहा था, तो इसका mg तो कहां लगने लग गया मेरे पास में, नीचे वाली डायरेक्शन में। एफ फोर्स है तो इसका एक कंपोनेंट मेरे पास में नीचे और कौन सा लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट हो गया एफ कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया मेरे पास में कितना हो गया, एफ साइन थीटा। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिशन के लिए क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर इसमें कितना कांस्टेंट है, एन, तो मेरे पास में देखना म्यू कांस्टेंट है, तो नॉर्मल रिएक्शन में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन टोटल कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, इतनी मेरे पास में नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी। इसके आगे मैं बात करता हूं, तो देखिएगा मेरे पास में इसके आगे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, तो मेरे पास में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। अब मेरे पास में एक्सटर्नल फोर्स लिखूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स लिखूं मैं, तो मेरे पास में लिमिटिंग कंडीशन है, तो एफ एक्सटर्नल का मान कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, कितना हो जाएगा मेरे पास में, एफ साइन थीटा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, एफ साइन थीटा मेरे पास में ये फोर्स आ जाएगा। तो यहां से दोनों अगर जस्ट मूव कंडीशन है, तो मेरे पास में फॉर जस्ट मूविंग कंडीशन की मैं बात करूं, फॉर जस्ट मूविंग कंडीशन में मेरे पास में बात करूं, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, ये मेरे पास में हो जाएगा। तो F कितना हो जाएगा मेरे पास में, कितना है, म्यू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां से देखना, एफ बाई टेन थीटा प्लस एम जी अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ बाई म्यू लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉक कर दें, ठीक है। तो यहां से वैसे भी आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा को आप नीचे लेके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कॉस थीटा लिख लो यार, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मेरे पास में म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा अपॉन में एफ कॉस थीटा प्लस एम जी। इफ सिंस एफ इज इक्वल्स टू एम जी हो जाए, तो मेरे पास में म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1। मिनिमम कंडीशन लेनी है मेरे को, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा लो, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लो, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा बाई, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इतना बच गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो 4 साल लगातार में रिपीटिशन में हर बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, तो इसमें जो म्यू की मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा बाई 2, कितनी आ जाएगी, कॉट थीटा बाई 2। यानी आपको याद क्या रखना है, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है,
आपको याद क्या रखना है, इस कंडीशन में ऐसा कोई भी म्यू पूछा जाए और आपके पास में एंगल दिया हुआ हो तो मिनिमम म्यू की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में tan θ/2। अगर ये कंडीशन हो उसमें अगर मिनिमम म्यू की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी cot θ/2। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, कैसे भी करके आप लोग इसको समझ लीजिए। जितना आप लोग इसको रट जाएंगे उतना ही आपके पास में क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब हमारे पास में अगली बात क्या है, हम लोग बात करते हैं मूविंग, हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन की। किसकी बात करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन की, ठीक है। कि किसी मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कितना हो जाएगा हमारे पास में। चलो तो देखिएगा मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। इसको नोट डाउन करने के बाद में हम अगले टॉपिक के ऊपर बात चलते हैं। अभी 2 टॉपिक बाकी है हमारे पास में, कम से कम 30 मिनट्स और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा ये आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं हटा देता हूं। अब अगली बात करते हैं। देखो हमारे पास में अगला टॉपिक क्या है उसका डिस्कशन करते हैं हमारे पास में। देखिएगा अगली चीज, चलो स्टार्ट करें। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में सेकंड टॉपिक है मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसकी बात कर रहे हैं, मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का बात जैसे ही दिमाग में आता है तो हमारे पास में एक ऐसा प्लेन होता है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होता है और उसके ऊपर एक एम मास का ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं। अब इस एम मास के ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे mg ये लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास में ये लगेगी mg cos थीटा, और ये मेरे पास में इधर की तरफ ये एक मोशन फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं mg sin थीटा, लग जाएगा। अब हमारे पास में क्या है देखिएगा, अब इसमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास में किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। अब मोशन की कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशंस ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन की हम लोग बात करते हैं हमारे पास में कि कितनी कंडीशन हो सकती है। इफ mg sin थीटा हमारे पास में जो है वो ग्रेटर देन है f से, f लिमिटिंग से ज्यादा है, देन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, देन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन। कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा, वो अपने आप ही क्या करने लग जाएगा, नीचे लुढ़कने लग जाएगा। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या करने जाएगा, हमारे पास में लुढ़कने लग जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास में, इफ mg sin थीटा है जो मेरे पास में वो लेस देन हो लिमिटिंग के, देन अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, देन अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। उसमें क्या होगा हमारे पास में एक फोर्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगी एक बल की, बल्कि क्या हो जाएगी हमारे पास में एक आवश्यकता हो जाएगी। तो अब अगर एक फोर्स हमारे पास में लग रहा है, हम उसको एक फोर्स को हम लगा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या बात करेंगे हम लोग उसकी बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा हमारे पास में यहां से ये ऑब्जेक्ट है, ये इंक्लाइंड मोशन पे था, ये थीटा एंगल है, यहां एम मास है, इस पे ये ए एक्सेलरेशन लग रहा है, ये मेरे पास में इस डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में मेरे पास में क्या लगेगा, mg sin थीटा। तो आप लोगों ने पता, आप लोगों को पता था, पहले दिन ही आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस विजिट करता है तो उसका फोर्स कहां लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यानी मेरे पास में द मास, तो मेरे पास में फोर्स इक्वेशन कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल एक्ट फोर्स। तो mg sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। अब m पूरे में से छुल जाएगा तो मेरे पास में कितना हो गया, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल्स टू a। यहां से ये एक्सेलरेशन आ जाएगा
कि उसमें अगर फोर्स के वैल्यू से हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इतना एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा, डेवलप होगा। अब अगले टॉपिक की मैं बात करता हूं जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, और हिंदी में कहते हैं हमारे पास में कावट, हिंदी में विराम कोण, हिंदी में कहते हैं हमारे पास में विराम कोण। अब हिंदी टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी याद रहती है, थोड़ी थोड़ी हमारे को कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो उसकी बात करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है हमारे पास। कि कोई भी आपके पास में क्या है, अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पे है और उसके अंदर लिमिटिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर हो जाएं, देन द वैल्यू ऑफ एंगल at which it is inclined, then the angle is known as angle of repose। कि मैं इससे आगे आपको मूवमेंट नहीं कर सकता, इससे आगे ही आपको एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, किसी ढालू नुमा सतह का वह अधिकतम कोण, का वह अधिकतम कोण, किसी ढालुनुमा सतह का वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु किसमें होती है, विराम अवस्था में रहती है। हमारे पास में वो किस में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी, यानी वो अधिकतम कोण जिस पर वस्तु क्या रहे, विराम अवस्था में रहे। तो आप लोगों ने देखा, अब मैंने इसी में ये टॉपिक कन्वर्ट कर लिया, तो विराम अवस्था में कब रहेगी, ये ढालुनुमा सतह है मेरे पास में, यहां से ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये mg नीचे की तरफ लगाएगा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। यानी लिमिटिंग फोर्स F, लिमिटिंग की वैल्यू F के बराबर यानी mg sin थीटा के बराबर हो जानी चाहिए। तो मेरे पास में म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर। तो mg से mg कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास में म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा। तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। यानी हमारे पास में स्पर्श कोण का व्युत्क्रम, किसी सतह के, किसी ढालुनुमा सतह के घर्षण नियतांक के स्पर्श कोण का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, हमारे पास में उसका विराम कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, उसका विराम कोण। क्या कहलाएगा, उसका विराम कोण। तो इसकी परिभाषा लिखें हम लोग, जैसे हमने इसको क्या कहेंगे कि किसी जगह चाहिएगी, तो जगह है नहीं अपने पास में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के पश्चात हम अगले की बात करते हैं। हमारे पास में ये पूरा का पूरा आप लोगों ने नोट डाउन कर लें या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले की डिस्कशन करते हैं। हमारे पास में देखिएगा हमारे पास में कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में, उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक, उसकी बात करते हैं। चलो तो अब हटा दूं, चलो तो इसमें कुछ केस है हमारे पास में, वो हमारे पास में केस की बात कर सकता है। जैसे हमारे पास में क्या है, हमने यहां पे निकाला है अधिकतम कोण है, ये थीटा मैक्सिमम है, यहां पे क्या है, दिस इज थीटा मैक्सिमम। इसके पश्चात वो किस में रहेगा, विराम अवस्था में। इससे कम में क्या रहेगा, विराम अवस्था में। तो पहला केस क्या कहता है, यदि थीटा वो क्या हो, थीटा मैक्सिमम से छोटा हो,
थीटा क्या हो, थीटा मैक्सिमम से छोटा हो, तो इसमें किसमें रहेगा वो, विराम अवस्था में। किसमें रहेगा, विराम अवस्था में। किसमें रहेगा, विराम अवस्था में। यानी मेरे पास में जो एफ एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर। जितना आरोपित बल है उन दोनों के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, कि हमारे पास में क्या हो, यदि थीटा का मान ज्यादा हो थीटा मैक्सिमम से, ठीक है, थीटा का मान ज्यादा हो थीटा मैक्सिमम से, तो वो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कण किस में आ जाएगा, गतिशील अवस्था में। किस में आ जाएगा, गतिशील अवस्था में। यानी इसमें मेरे पास में एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन आपको बताया वो कितना आएगा, हमने पहले पढ़ा था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। इतने एक्सेलरेशन से वो क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास में अगला हम लोग बात करते हैं हमारे पास में कि अगली चीज हमारे पास में क्या होगी। तो यहां से देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइएगा। मेरे पास में क्या है, एक क्वेश्चन क्या है यहां से कि ये जो म्यू है वो मेरे पास में 3/4 है इधर, और सेकंड में मेरे पास में म्यू कितना है, 4/3। ये म्यू कितना है, 4/3। ये मेरे पास में मास है, ठीक है। मास की वैल्यू मैं दोनों में ही 10 kg ले लेता हूं, आसान रहेगा मेरे लिए। 10 kg, ठीक। ये 30 डिग्री एंगल है और ये 45 डिग्री एंगल है। इन विच कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज इन रेस्ट। और एक तीसरा क्वेश्चन और ले लो आप, चलो इसी पे क्वेश्चन दे देते हैं। 60 डिग्री पे 10, म्यू कितना है मेरे पास में, 4/3, ठीक है। तो यहां से कौन सा सॉल्व करूं, आप बोलोगे वही कर देता हूं मैं, तो पहला कर दे, चलो तो पहले की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। तो मेरे पास में एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो 3/4 1 से कम है, यानी 37 डिग्री। ये कितना गया, 37 डिग्री। कितना आ गया, 37 डिग्री। कितना आ गया, 37 डिग्री। अब यहां से थीटा देखो, थीटा है मेरे पास में वो क्या है, लेस देन 5। क्या है, लेस देन 5। थीटा क्या है, लेस देन 5। तो इसमें हमारे पास में ऑब्जेक्ट किसमें होगा, थीटा लेस देन 5 है हमारे पास में मैक्सिमम को। थीटा 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, छोटा है मेरे पास में। तो इसमें ये कंडीशन किसमें होगा, विराम अवस्था में। किसमें होगा, विराम अवस्था में। किसमें होगा हमारे पास में, विराम अवस्था में होगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट वो क्या नहीं करेगा, मूवमेंट ही नहीं करेगा। तो समझ में आई बात। अब ये दो क्वेश्चन हैं जो आप लोग घर से खुद सॉल्व करेंगे, इन दोनों के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है। ये मैंने पूरा एंगल ऑफ रिपोज आपको समझा दिया। इससे जो अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं, उसके बाद में इसका एक केस है उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगले टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं जिसमें अपन बात करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास में अगला टॉपिक क्या आ जाता है। उतार लिया भाई, हटा दें, बगाड़ दें। मैं साइड में हो रखा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उधर ताका झाकी करने लग जाओ। इसको उतार लो शांति से, ये गंदी बात है। ठीक है,
चलो तो हटा देते हैं, हम अगले की बात करते हैं। हमारे पास में अगला कंसेप्ट लेते हैं हम लोग। चलो तो इसको तो हटा देते हैं। हमारे पास में क्या है, एंगल ऑफ रिपोज हो गया ये कंप्लीट। उससे अगले की बात करते हैं। देखिएगा हमारे पास में क्या है, अगला हमारे पास में जो टॉपिक आता है उसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं हमारे पास में घर्षण कोण। क्या कहते हैं, घर्षण कोण। क्या कहते हैं, घर्षण कोण। अब ये घर्षण कोण क्या होता है, तो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में, उसमें घर्षण बल लग रहा है m, तो इसकी ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, और ये इसका घर्षण बल हो गया F। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों का क्या आ जाएगा, परिणामी। तो हमारे पास में ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभिलंबवत प्रतिक्रिया तथा परिणामी बल के मध्य बनने वाले कोण के परिमाण को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। तो मेरे पास में यहां से नॉर्मल रिएक्शन है, तो उसकी बात करता हूं तो देखिएगा मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहां से तो इसकी परिभाषा क्या लिख दूंगा मैं, अभिलंबवत पृष्ठ के लंबवत प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल के परिणामी बल व प्रतिक्रिया बल के मध्य का कोण क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। तो ये मेरे पास में है, तो ये प्रतिक्रिया है, तो ये मेरे पास में, तो इसका कोस कंपोनेंट हो गया और ये साइन कंपोनेंट हो गया। तो मेरे पास में इसको ज्यादातर हम लैम्डा से लेते हैं, तो tan ऑफ लैम्डा का मान वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, फ्रिक्शनल घर्षण बल बटे में प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल बटे में प्रतिक्रिया बल का मान हो जाएगा। तो tan ऑफ लैम्डा कितना हो जाएगा मेरे पास में, F बटा n, और हम जानते हैं ये कितना होता है, म्यू एन अपॉन एन, एन से एन छूट गया, तो tan ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। अब यहां से आप लोग देखो थीटा मैक्सिमम या फिर हमने फाई जो पढ़ा था वो tan ऑफ फाई की वैल्यू भी कितनी थी, म्यू, और यहां tan ऑफ लैम्डा की वैल्यू भी कितनी है, म्यू। चूंकि तो मेरे पास में फाई और लैम्डा क्या होंगे, बराबर होते हैं। फाई और लैम्डा क्या रहते हैं, बराबर। फाई और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में दोनों क्या रहेंगी, बराबर, यानी घर्षण कोण और विराम कोण का मान क्या होता है, बराबर। परंतु ये क्या है, विराम कोण, ये क्या है हमारे पास में, घर्षण कोण। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। क्या है, न्यूमेरिकली बराबर होते हैं परंतु कंसेप्चुअली बराबर नहीं है, कंसेप्चुअली अलग अलग है। वो क्या है, ढालुनुमा सतह का अधिकतम कोण है जिस पर वस्तु क्या रहे, विराम अवस्था में रहे। ये क्या रहे हमारे पास में, प्रतिक्रिया बल व परिणामी बल के मध्य बनने वाले कोण के परिमाण को क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण कोण कहते हैं। ये हमारे पास में समझ में आई बात। चलो तो अगली बात हमारे पास में क्या है, इसके हम कुछ टॉपिक्स ले लेते हैं। देखिएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां से मैं बात करता हूं तो मैं परिणामी बल निकाल लेता हूं। परिणामी बल देखो तो R का मान 90 पे है, तो F रूट स्क्वायर F प्लस एन स्क्वायर, तो F बराबर म्यू एन होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, n रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1।
म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास में होगा। तो r का मान मेरे पास में क्या होगा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि r का मान क्या तो मिनिमम के बराबर हो सकता है, क्या मैक्सिमम से कम हो सकता है। r मिनिमम कब होगा, देखो r मिनिमम के लिए म्यू बराबर कितना हो जाए 0, तो r मिनिमम कितना हो जाएगा मेरे पास में n के बराबर। r मिनिमम किसके बराबर हो जाए, n के बराबर। n का मतलब यहां पे म्यू है अपने पास में, तो और वह अगला पॉइंट पहला है ये, सेकंड पॉइंट व्हेन म्यू नॉट इक्वल टू 0 देन r बराबर कितना हो जाएगा, n रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, n से तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः n से तो बड़ा होगा और मेरे पास में r क्या होगा, n रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत किसी में, कहीं भी किसी कंसेप्ट में दिक्कत, कहीं पे भी आपको ऐसा लगा हो कि गुरुजी यहां से छूट गया और यहां से आ गया, चलो तो फिर नहीं है, तो फिर आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर अगले की बात करते हैं हम लोग कि मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक के मोशन की बात करेंगे कि दो हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो तो उनके अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा चलो इसके लास्ट टॉपिक का डिस्कशन और कर लेते हैं हमारे पास में कि लास्ट टॉपिक क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो हटा दूं मैं इसको, चलो स्टूडेंट्स तो अगली बात करते हैं मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स। लास्ट टॉपिक है हमारे पास में घर्षण का, कि दो हमारे पास में ऑब्जेक्ट हूं, दोनों संपर्क में हूं, तो उनका कैसे अध्ययन करते हैं उसकी बात। तो पहले की बात करते हैं हम लोग हमारे पास में दो द्रव्यमानों की गति। तो देखो हमारे पास में क्या है, हम लोग लगाते हैं तो उसकी बात करें तो हमारे पास में देखिएगा ये धरातल है, यहां पे एक m2 द्रव्यमान है, ये मेरे पास में m1 द्रव्यमान, ये इसको F बल से खींच रहा है। कितने बल से खींच रहा है, F बल से खींच रहा है। इस सतह का घर्षण हमारे पास में μ1 है और इस सतह का घर्षण मेरे पास में μ2 है। तो इसका FBD बना लो आप, FBD। तो पहले m1 का बना ले कि नहीं बना ले रहे, बना ले क्या, चलो तो m2 का लिख लो, m2 के लिए घर्षण विरोध करता है तो ये m2 है, ये F बल मेरे पास में, इसका इधर की तरफ F2 ऊपर वाले का F1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने माना कि इस दिशा में A एक्सेलरेशन से जा रहा है। ऐसे ही मेरे पास में ये F1 इधर लग रहा है तो वो उधर लगेगा, तो M1 के लिए देखो, M1 के लिए तो ये M1 है तो इसका F1 इधर लगेगा और A भी, तो यहां से मेरे पास में F एक्सटर्नल का मान किसके बराबर हो जाएगा, F। तो मेरे पास में कितना है, F1 यानी μm1g
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 a के, तो a बराबर कितना आ गया μ1 इंटू जी। यहां से अब यहां पे देखो, इधर देखो, तो टोटल फोर्स है F माइनस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू M2A। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, F इज इक्वल टू M2A प्लस F1 प्लस F2 लिख सकता हूं, इधर भेज देंगे हम लोग। कोई दिक्कत है क्या भाई साहब? तो इधर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही है, ऊपर से M1G भी लग रही है, नीचे से M2G भी लग रही है। तो मेरे पास में टोटल कितना हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप हल कर सकते हो, ये तो मैं तो बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, उससे आगे आप लोग फॉर्मूले में रखे हल कर सकते हो। तो F इज इक्वल टू M2 μ1G प्लस F1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में μ1 M1G प्लस μ2 इंटू M1 प्लस M2 गुणा G, इतनी है, ठीक है। यहां से तो इसको आप लोग कॉमन लेके हल करना चाहें तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी μ1 प्लस μ2 M1 प्लस M2 इंटू G, यह आ जाएगा फोर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ये मेरे पास में फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अगला केस, अगला और क्या हो सकता है इसमें कि F एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लग जाए। क्या करने लग जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में। पहला ये जो हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, वो किस में था, मूव टुगेदर और मूव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, ये दोनों साथ चल रहे थे। हटा दे, चलो तो अब इसको तो हटा देते हैं। अब अगले की बात करते हैं, लास्ट इसमें एक और कंसेप्ट है, ये फर्स्ट कंसेप्ट है, तो इसको आप लोगों ने लिख लिया। चलो तो अगले की बात करते हैं। हमारे पास में अगला देखिएगा, हमारे पास में क्या है उसकी बात करते हैं। देखिएगा लास्ट कंसेप्ट है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन के लास्ट कंसेप्ट के बाद में ये चैप्टर हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम चालू करेंगे WPE, कौन सा, वर्क पावर एनर्जी, वो हम अगले लेक्चर में चालू करेंगे। ठीक है सर, हमारे पास में अगले लेक्चर में हम उसका डिस्कशन करेंगे कि WPE में क्या क्या है हमारे पास में, उनके सारे डिस्कशंस हम अगले में करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आपके पास में? चलो तो हमारे पास में अगला क्या है, ये एक ग्राउंड सरफेस है, यहां पे मास है मेरे पास में M2, ऊपर है M1, यहां पे इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है μs, और ये इस डायरेक्शन में म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। व्हेन दे मूव टुगेदर, देखना पहला केस, व्हेन दे मूव टुगेदर, टुगेदर मूव करने लग जाए, ठीक है, साथ साथ चलने लग जाए, अंग्रेजी पढ़नी है हमें, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए F एक्सटर्नल के, नहीं तो ये नीचे पड़ जाएगा, क्योंकि आप तो धक्का तो एक को लगा रहे हो, लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। इसमें इसको लगाया गया, पहले वाले में नीचे वाले को लगाया गया, अब ऊपर वाले को लगाया गया। ठीक है, तो हमारे पास में ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में मास, तो M1 प्लस F2, खत्म बात, इजी, इजी हो गया। ठीक है, अब अगला, अलग अलग से, अलग अलग घर्षण, अलग अलग त्वरण से गमन करें, त्वरण से गमन करने पर, तो मेरे पास में M2 में केस देखो, M2 में
उसका तो m1 का आ जाएगा, तो इधर की तरफ तो क्या लग जाएगा m1a1 और F काइनेटिक इधर लगी रहा है, और इधर की तरफ कितना लग जाएगा F एक्सटर्नल मेरे पास लग जाएगा स्टूडेंट्स। चलो तो अब हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है मेरे पास में किसके बराबर हो गई, हमारे पास में m1a1 प्लस F काइनेटिक। तो m1a1 इज इक्वल टू F एक्सटर्नल माइनस एफ के, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F एक्सटर्नल माइनस एम के इंटू डिवाइडेड बाय m1। ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास में। अरे आया कि नहीं आया, ये आ गया यहां से। अब सेकेंड मास की बात कर लेता हूं मैं, तो सेकेंड मास के लिए मेरे पास में एक्सेलरेशन निकालना है, तो वही बात मेरे पास में ये m2 है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा F के, इधर की तरफ लगेगा m2a2, तो F के इज इक्वल्स टू m2a2 देन a2 इज इक्वल्स टू F के बाई m2। ये दूसरा एक्सेलरेशन आ गया। तो इसी के साथ ये घर्षण टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हो गया। इसके मैंने जितने केसेस हो सकते थे, जितने एनडीए नेवी एयरफोर्स में आते थे, वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए आपको। कोई भी ऐसा केस मेरी तरफ से बचा नहीं है जिसके आगे मेरे को लगता है कि इसमें से बाहर क्वेश्चन आ सकता है। घर्षण टॉपिक का मेन बेसिक से लेकर हम लोग जितना हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकते थे उतने सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं, सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसके जो क्वेश्चन डीपीपीज हैं आपको आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो सकती हैं। हमारे पास में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आप लोग कमेंट्स देना ना भूलें। आप इन लेक्चर्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ कोई डाउट आ रहा है, कहाँ पे कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी आस्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक पे भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे भी आप लोग जाके इन वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर चीज हर जगह अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम चालू करेंगे WPE यानी वर्क पावर एनर्जी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव एन नाइस डे। जय सिया राम साहब।